इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस का दावा है, और वो दावा क्या है जरा जल्दी से समझिए। इराक की तरफ से अपने दावे, इराक में यूएस बेस पर हमला किया। इराक में यूएस बेस पर ड्रोन से हमला किया गया है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस का ये दावा है कि ईरान की तरफ से हमला किया गया है। जो इराक में यूएस बेस हैं उनको टारगेट किया गया है, और ये जो टारगेट किया गया है ये ड्रोन से किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ईरान की तरफ से ड्रोन से कई जगह निशाना बनाया गया था जो यूएस बेस है उनको, और ऐसे ही इराक में जो यूएस बेस है उधर ईरान की तरफ से टारगेट किया गया और ड्रोन से हमला किया गया। 23 ऑपरेशन को जो बताया गया है कि अलग अलग जगह को टारगेट किया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, देखिए जहां जहां यूएस बेस हैं वहां वहां ईरान की तरफ से हमले जारी हैं, और ईरान ने ये कह दिया था कि हम रुकेंगे नहीं, और वही खबरें भी अब आ रही हैं कि ईरान रुक नहीं रहा है, ईरान की तरफ से हमले जारी हैं और अलग अलग दिशाओं में ईरान हमले कर रहा है। आम लोग कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा कैजुअलिटी इन्हीं लोगों की होती है। ये दहशत में होते हैं, सायरन है, आप बचकर आप सोचिए वैसी जगहों पर जहां पर इस वक्त ये हालात होंगे वहां लोग कैसे रह रहे होंगे। रोहित, जरा इन हमलों पर एक जवाब आपको, जो मेरा सवाल था उस पर भी आपका जवाब। रोहित, देखिए, जो आपका पहला सवाल था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को किसने ये बैटन दिया है अबाउट डेमोक्रेसी, तो आई थिंक ये अमेरिका ने खुद ने लिया है 1945 में सेकेंड विश्व युद्ध होने के बाद। आई थिंक तब से ये जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा है उसने अपने आप ये लीडरशिप रोल लिया है। अमेरिका अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड करता कहता रहा है, तो आई डोंट थिंक उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प नए हैं। इनफैक्ट 2001 के बाद से जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं वो वॉर टाइम प्रेसिडेंट ही रहे हैं। बुश हो, ओबामा हो, फिर ट्रम्प हो, उसके बाद फिर बाइडन हो, फिर से ट्रम्प हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें वी हैव टू लुक एट इट इन दैट एंटायरिटी। हम सिर्फ एक चीज को देख के वी शुड नॉट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट प्रेसिडेंट ट्रम्प। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि लोगों को खामियाजा देना पड़ता है, ऑब्वियसली वॉर में सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जब भी आप किसी तरह का युद्ध करने की कोशिश करें तो यू टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, इंक्लूडिंग द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, जो हमें देखने को मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन देशों का लेना देना नहीं है, जो भी डिसएग्रीमेंट्स है ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी में है। तो ये अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, और आई थिंक इवेंचुअली जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि द बक स्टॉप्स विथ हुएवर ऑर्डर्ड दीज अटैक्स। और अगर इस केस में प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसे उन्होंने ऑर्डर किया है तो ऑब्वियसली उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अगेन, अभी नहीं पूछे जाएंगे, अब से बाद भी पूछे जाएंगे। इनफैक्ट कल यहाँ पे वॉर पावर्स बिल को लेके वोट हो सकता है, उसमें क्वेश्चंस लगेंगे। काफी लोग यहाँ पे सवाल उठा भी रहे हैं। पूर्णिमा जी, उनसे फर्क पड़ेगा क्या रोहित ट्रम्प को? एक ये सवाल, और दूसरा नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं, हाँ, और आप शांति प्रस्ताव भी कह रहे हैं, आप युद्ध भी छेड़ रहे हैं, आप दो तरह की बात कर रहे हैं। कम से कम एक पर तो रहिए, अपना भला देखिए, फिर आप शांति प्रस्ताव, मतलब आप शांति के बड़े दूत के लिए अपने आप को स्थापित मत कीजिए। प्रस्ताव नहीं मिला उनको, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो उसको लेकर वो नाराज हैं क्या? इसीलिए चलिए अब शांति नहीं होगी। वो अर्पिता, वो नाराजगी इसलिए है क्योंकि बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ऐसी मंशा है प्रेसिडेंट ट्रम्प की कि भाई मुझे भी मिलना चाहिए। तो अलग अलग चीजें हैं, राइट। यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे वो हमारी ऑयल इंडिपेंडेंस, एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्योरिटी फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ नॉट हैविंग, इराक के पास इस तरह के वेपन्स ना हो, न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। तो अगेन अगर हम सब एक चीज मिला के देखें तो बहुत सारी चीजें वैलिड है, लेकिन आई थिंक हमें साइलोज में भी देखनी होगी चीजें। तो द जेलसी है वो एक ओबामा को जो मिला था पीस प्राइज, तो उसकी अलग है, लेकिन ये आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। और मैं अभी भी कहूंगा कि वी हैव टू गिव इट सम टाइम। हमें देखना होगा अगले हफ्ते तक क्या सिचुएशन होती है, लेकिन विरोध होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प का सवाल उठाए जाएंगे, कांग्रेस में उठाए जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा पूर्णिमा जी पहले रिपब्लिकन पार्टी में थी, वो खुद सवाल कर रही है काफी चीजों के। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इससे फर्क प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर मुझे नहीं लगता अर्पिता कोई होगा। देख रहे हैं कि पूर्णिमा जी जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रही है, बहुत से लोग होंगे अमेरिका में भी और अलग अलग देशों में भी जो ट्रम्प के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे होंगे। और खासतौर पर ट्रम्प जिस तरह से बयानबाजी करते हैं और तुरंत उसके बाद कुछ और बयान कर देते हैं, तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल तो चल ही रहा होगा। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो आम आदमी हैं, मिडिल क्लास हैं या फिर अपर मिडिल हैं, और वो लोग अपने एक एक रुपया बहुत ध्यान से लगाते हैं, बहुत सावधानी से लगाते हैं। और जब इस तरह के हालात होते हैं, जब उथल पुथल की स्थिति होती है, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? हालांकि आपने ये कहा कि अभी
वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है, लेकिन फिर भी बहुत उथल पुथल मची हुई है अलग अलग सेक्टर्स में। तो अभी क्या सावधानी उनको करनी है फौरी तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम। इस टाइम आप अपने पैसे को बचाएं। प्रॉब्लम, देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, क्योंकि इन्फ्लेशन है। बहुत सारी कंट्रीज में प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि एनर्जी के बेस पे ही ग्रोथ होती है, और ग्रोथ ग्रोथ कम कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चीप एनर्जी। इसलिए भारत ने रशिया के साथ चीप एनर्जी ली थी। लेकिन इससे एनर्जी की प्राइसेस बढ़ेंगी, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ेगी। तो आपके जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं, आप उन पे फोकस करें। ओवर होर्डिंग मत करें, उससे और महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि ये वॉर जो मुझे दिख रहा है, ये सालों साल की वॉर नहीं दिख रही, क्योंकि बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता ये कुछ हफ्ते या कुछ महीनों से ज्यादा जाएगी। तो प्लीज होर्डिंग मत करें। दूसरी बात, ऐसे लोग जो सोना खरीदने के चक्कर में, पैनिक में सोने को खरीदेंगे, इसको अप ड्राइव करेंगे। सोने के अंदर हमें ड्रॉ डाउन दिख रहा है, जो आएगा विद इन फ्यू मंथ्स। अगर ये वॉर नहीं होती तो भी आता। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि गाड़ियों की कीमत इमीडिएटली बढ़ेगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टोयोटा, हुंडई, वॉल्क्सवैगन वन ऑफ द बिगेस्ट हिट है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स, वो भी बहुत इन्वॉल्व होगा। तो आप देखेंगे इन कंपनीज की अर्निंग्स ड्रॉप होंगी, और ये कंपनीज आपको लाइक अ डिस्काउंट प्राइस पे दिखेंगी। लेकिन प्लीज इसमें मत घुसिए। और कई लोग तो होल्ड बाइंग में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स खरीदने के इस टाइम दिमाग में उनके चल रहा है, तो उससे भी बचे। मैं तो आपको ऑनेस्टली एडवाइस करूंगा, दिस इज द टाइम यू नीड टू कंसोलिडेट योर पोर्टफोलियो। लुक एट थिंग्स which have worked for you, look at things which have not worked to you। कोई irrational decision अर्जेंसी में मत लीजिए। इस टाइम आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, उसके लिए पैसे को प्रोटेक्ट करिए। और साथ साथ में अगर अगर हो सके तो प्लीज प्लीज, अनलेस यू रियली हैव टू बाय गोल्ड, डू नॉट गेट इनटू होर्डिंग ऑफ गोल्ड। दिस आई हैव सीन। मैं अभी मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया में हूं। मैं यूएस से 4 दिन पहले वाया दुबई आया हूं, और मेरे बहुत मित्रों से बात हुई है जो अननेसेसरी गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं इस टाइम। ऑल्दो इट विल गो अप, डॉलर नीचे गिर रहा है, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं हाँ। है। और हमारी, देखिए एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे ऊपर 38.9 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। हाँ। हर 100 दिन में हमारा कर्ज 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ जा रहा है। हर अमेरिकी नागरिक पे 1,14,000 डॉलर का कर्ज है। तो अगर डॉलर वीक होगा तो हमें कर्जा चुकाने में आसानी होगी। तो क्या डॉलर का वीक होना अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा है? यस। दूसरी बात, अगर हमें मागा का वोट बैंक को सेटिस्फाई करना है और प्रोडक्शन यहाँ बढ़ानी है, और चीजों को अमेरिका से एक्सपोर्ट करना है, तो डॉलर का वीक होना एक पॉजिटिव थिंग है हमारी इकोनॉमी के लिए। हम्म। इसीलिए भारत के अंदर भी अगर करेंसी वीक होती है, जो थोड़ी हो रही है अगेंस्ट डॉलर, उससे इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है। तो ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिकल थिंग्स हैं, इसको आप लाइटली नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लें। इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरिया, और अगर करना ही है तो म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आफ्टर एडवाइस। प्लीज डू नॉट जंप इनटू दिस। और ये बहुत कॉमन मैंने देखा है भारत में, वॉर या कुछ भी, कोविड के दौरान भी लोगों ने बहुत पैसे इसमें गंवाए हैं। तो प्लीज स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग मत करिए। लिसन टू अ प्रोफेशनल पर्सन हु विल गाइड यू प्रॉपरली। लेकिन मैं एक पॉइंट इसमें बार बार बताना चाह रहा हूं, जो जी। मुझे दिख रहा है हर घंटे के साथ, अगर आप फॉलो करते हैं मिडिल ईस्ट का मीडिया, तो हाँ। सऊदी और यूएई के बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और भूलिए मत, 200 एयरक्राफ्ट्स का, वेरी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स का जखीरा सऊदी ने, जिसमें से 50 को अलर्ट पे अभी डाल दिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सऊदी, जिसकी पुरानी दुश्मनी शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट, और हुती आप देख रहे हैं किस टाइप से ईरान ने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सऊदी के खरीफ, यूएई के खरीफ, कतर के खरीफ के खिलाफ यूज किया था। वो अब इसको हिसाब चुकाने के सेंटिमेंट से ले रहे हैं। और सऊदी की पब्लिक भी ट्वीट कर रही है बहुत ज्यादा कि वेयर इज द प्रिंस, वेयर इज द किंग नाउ। सो बहुत प्रेशर उनकी गवर्नमेंट पे भी है टू प्रोटेक्ट देयर ओन पीपल एंड एसेट्स। और बुर्ज खलीफा इज अ सिंबल ऑफ यूएई, इट्स नॉट सिंपल अ तो बिल्डिंग। इसलिए वो भी जवाब दे सकते हैं तुरंत, वो भी पलटवार करेंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर ऐसा हुआ, तो हाँ। मुझे लगता है जो इजराइल चाह रहा है, मिड लेवल की लीडरशिप ईरान की हटे, शायद वो एक्सेलरेट हो जाएगी। हाँ। अच्छा, रोहित एक बात बताइए, जैसे डॉक्टर धीरज कौल कह रहे थे कि ये वो युद्ध नहीं लग रहा जो हम इतने वक्त से हम देखते आ रहे हैं, जो चला रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, सालों बीत गए हैं। ये कुछ हफ्तों का या कुछ ही दिनों का यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से बहुत सख्त संदेश दिया गया है कि और ज़्यादा दबाव बनाया जाएगा, और ज़्यादा हमले किए जाएंगे और ये हमले जारी रहेंगे।
क्या आपको भी यही लगता है कि बहुत जल्द ही निर्णायक एक पड़ाव आएगा इस युद्ध में? देखिए, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि जो भी सेट टारगेट्स हैं अमेरिका के, आइडेंटिफाइड टारगेट्स अमेरिका के, इसराइल के, जब तक वो एलिमिनेट नहीं कर देता है अमेरिका और इसराइल, तब तक मुझे लगता है कि ये जारी रहेगा। नहीं, और आई मैं मीन रोहित बस एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो कहा जो टारगेट है, इससे पहले जो एक जिक्र किया गया था कि अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से और इजराइल की तरफ से कितना प्रिसाइज अटैक था, क्योंकि कमांड ऑफ कंट्रोल सेंटर्स पर अटैक किया जाता है। टाइप्स ऑफ टारगेट जो आए थे, जो आपकी तरफ से भी शेयर किए गए थे, आईआरजीसी जॉइंट हेडक्वार्टर्स पर, एरोस्पेस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स पर, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम पर, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर, ईरानियन नेवी शिप्स पर, ईरानियन नेवी सबमरीन्स पर। मतलब वो जानते थे कि उनको कहां पर हमले करने हैं और उनके टारगेट फिक्स थे। लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें, ईरान ने इजराइल पर फिर से हमला बोला है। अब देखिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि इजराइल की तरफ से ईरान के कौन से टारगेट्स हैं जिस पर हमला किया जा रहा है, लेकिन इजराइल के आसमान में एक बार फिर से मिसाइलें दिखी हैं। ईरान इजराइल पर हमला बोल रहा है और जो वो बोलते हैं ना कि मिसाइलों की बौछारें और ड्रोन्स की बौछार, वो लगातार हो रही हैं। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइल्स देखी जा रही हैं। हालांकि जो इजराइल का आयरन डोम है वो उसको इंटरसेप्ट भी कर रहा है, वो भी तस्वीरें हैं। और कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो अपने भी करिए, देखिए ये वो तस्वीरें जो इजराइल में ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागी गई हैं, वो मिसाइल्स यहां पर देखी जाएंगी। और ये देखिए इजराइल है, और इजराइल में जो ये देखिए ये ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागी जाती है और फिर उनको जब इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट करता है, तराशाई करता है, तो वो तस्वीरें यहाँ पर देखी जा रही हैं। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ऐसी और भी कई तस्वीरें आ चुकी हैं जहाँ पर इजराइल ईरान की तरफ से भेजी गई हुई मिसाइल्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और जैसे ही कोई मिसाइल आती है तुरंत सायरन बजने लगते हैं। जो लोग होते हैं वो बंकर चले जाते हैं, शेल्टर में चले जाते हैं अपने अपने परिवार के साथ। हालांकि अब तो ज़्यादातर लोग शेल्टर्स में ही हैं, वहाँ पर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये हम देख भी रहे हैं, क्योंकि रुक नहीं रहा है हमला लगातार जारी है। बने हुए हमारे साथ में रोहित जो आपसे बात हो रही थी, क्योंकि वो पता है कि इजराइल ने और यूएस ने कहां कहां अटैक किया है और उन जगह पर अटैक किया है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो। क्या यही वजह है कि ये युद्ध बहुत ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा? आप भी ऐसा मानते हैं? टेक्निकली अगर मैं जैसे कह रहा था कि अगर उनके टारगेट्स हैं वो अगर कंप्लीट कर लेता है अमेरिका और इसराइल, और जो जिन लोगों के जो अमेरिका और इसराइल हटाना चाहता है वहां से, तो आई थिंक उसके बाद ऑब्वियसली एक ऐसी सिचुएशन अमेरिका पैदा करने की कोशिश करेगा इसराइल के साथ कि वहां पे कोई ऐसी लीडरशिप हो जो फिर से निगोशिएट करने के लिए तैयार हो। साथ ही साथ आप देखिए कि दोनों देशों के टारगेट्स जो है वो थोड़े से अलग है। अमेरिका का रेड लाइन थी कि न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, आईसीबीएम्स ना हो। आई थिंक इसराइल के पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है ईरान को लेके, वो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन कैसा इंडिविजुअल है, कौन रिजिम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इसराइल कोशिश करेगा कि उनको भी न्यूट्रलाइज करे। और उसके बाद आई थिंक इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में नहीं तो कुछ हफ्तों में शायद ऐसी सिचुएशन हो कि जो भी लीडरशिप होगी ईरान की, वो बात करने की कोशिश करेगी अमेरिका से, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। जो व्हाइट हाउस ने भी कहा थोड़ी देर पहले कि इवेंचुअली हम बात करेंगे। और जो हम बात कर रहे थे टारगेटेड चीजों की, देखिए नई नई खबर अभी आ रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज पल पल भर की खबर रख रही थी, ना केवल खमनेई की बट उनके आसपास के लोगों की। करीब 5 या 6 दिनों से पल पल की खबर अमेरिका और इसराइल के पास आ रही थी कि खमनेई कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो आपको दिखाता है कि जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, हम जो लिस्ट कर और रहे यही थे यही चीजें। अर्पिता इस बात का जिक्र भी कर रही थी कि इतनी सटीकता के साथ टॉप लीडरशिप को खत्म कर देना, और पता है कि कहां पर हमला करना है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हो। तो ये ऐसा नहीं हो जाता कि आज प्लान किया और कल हमला कर दिया। ये बहुत लंबे वक्त से प्लानिंग हुई थी, लंबे वक्त से तैयारी हुई थी।